तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को। एक मिनट, पेन मैं लगाना भूल गया, पेन का कनेक्शन करना भूल गया था। ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स में करेंगे। जो भी क्लासेस अभी तक हमने फिजिक्स में कराई हैं अपनी भौतिक विज्ञान की, वो तुमने कर ली होंगी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगवा दिए हैं मैंने वो भी करे होंगे, और अपनी तरफ से भी टेक्स्ट बुक या जहाँ भी तुमने पास ले रखा है वहाँ से तुम लगा रहे होगे क्वेश्चनों को। ठीक, तो आज हमारी उसी सीरीज में आगे अगली क्लास है जो कि है ग्रेविटेशन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 47 है रखे हैं, 50 तो करा दो, 50 हो जाए सब्सक्राइबर तो थोड़ा ठीक भी लगे, कुछ तो पास हो। 50 तो बने, कहीं तो हाफ सेंचुरी हो। 47 पे लटका रखा है, 50 हो जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है, यदि हम किसी भी छोटे से पत्थर को धक्का मारते हैं या किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वो वापस जो है नीचे जमीन की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन होता है, समझे, इसलिए होता है ऐसा। और ये इसका एक और बात है, इसमें एक और कारण से देखो, अगर तुम सेकंड पर्सपेक्टिव से देखो तो सिर्फ ग्रेविटी जो है नीचे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो पत्थर भी तो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों तरफ से जो चल रहा है ना काम, ये एक तरफ का काम नहीं है। जैसे ही देखा तुमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, वो ऊपर गया, वो भी तो नीचे की तरफ आ रहा है एकदम अट्रैक्ट करते हुए। ऐसे ही अर्थ जो है नीचे से फोर्स लगा के उनको अट्रैक्ट कर रही है ऊपर की तरफ। तो डबल फोर्स इसमें जो है काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे ये देखो, जब पत्थर पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा हो तो इसका ये मतलब है कि कोई बल काम कर रहा है। वह बल जो है वो वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। जो भी बल है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, और उसे जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। जैसे ही देखो जो मैंने अभी बताया वो अब ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में तुम्हारे। ये पेन देखो, जैसे यहाँ पृथ्वी के ऊपर यहाँ पत्थर भी पृथ्वी को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, समझे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक जो है अट्रैक्ट नहीं करता। वही मतलब हो गया न्यूटन के थर्ड लॉ के जैसा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें जो है बस अट्रैक्शन आ गया है, रिएक्शन और एक्शन हट गया। इसमें मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट बी जो है अट्रैक्ट कर रहा है ए को, तो ए भी अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट बी को। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं ना। ऐसे ही जब तुम देख लो, तुम्हारे एग्जाम्पल ले लो, तुम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते और कोई लड़की गलती से 99.99% तो तुम ही लोग लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जो 0.1% लड़की अट्रैक्ट होती है वो भी तो वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें क्या आ रहा है, अब आता है तुम्हारा न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था 1667 में। ये क्या कहता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्स में, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कहा जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके हिंदी में भी देख लो, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को, दो वस्तुओं के बीच के जो आकर्षक बल होता है उसके बारे में जो है ये नियम है, और इसे क्या कहा जाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के रूप में इसको जो है जाना जाता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इसको जो है जाना जाता है। अगला देखो, एक एग्जाम्पल से ये है, हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है M1, दूसरा ऑब्जेक्ट है M2। M1 जो है F1 फोर्स लगा के एक ऑब्जेक्ट M2 को अट्रैक्ट कर रहा है, और M2 जो है F2 फोर्स लगा के जो है M1 को अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने R ले लिया है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है F = G ब्रैकेट M1 M2 ओवर R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन जाता है ये तुम्हारा ग्रेविटेशन का, F = G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो इस पे जो है तुम्हारे न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड। तो ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो। अगला आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से देखो,
इस ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान प्रत्येक अन्य द्रव्यमान को एक बल से आकर्षण करता है। समझे? कोई भी एक द्रव्यमान है, मास है, कोई भी एक मास वाली बॉडी है, वो दूसरे मास वाली बॉडी को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और जो दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात होता है, ये जो है दो जो द्रव्यमान होते हैं उनके गुणनफल के समानुपात होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है वो वर्गानुपात होता है। यही बात इसमें कही गई है। एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को कर रहा है और उनके बीच की दूरी का जो है उनके वर्ग के वर्गानुपात होता है। ये इसी की डिटेल दिया हुआ है। एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर मास with a force which is directly proportional to the product of two masses। मतलब प्रोडक्ट ये होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट दो मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर जो डिस्टेंस है उनके बीच का उसके। तो यहाँ r की जगह अगर ये d भी होता तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अगर यहाँ पे G नहीं होता, d होता तो। ठीक, आगे देखो, g की जो है कांस्टेंट होता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और g की एक वैल्यू होती है, क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। g जो है एक स्थिरांक है, इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के रूप में जो है जाना जाता है। g का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी ग्राम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो इसमें अगर कोई फोर्स, एक यूनिट जो होती है फोर्स की, फोर्स जो होता है उसकी क्या यूनिट होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। मीटर की क्या होती है? केजी होती है। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर होती है। डी हो गया हमारा मीटर। देन द यूनिट ऑफ जी, तो जी की वैल्यू क्या आ जाती है तुम्हारी? एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर मीटर पर मीटर हो गया। देयरफॉर इसको क्या कहा जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर केजी स्क्वायर भी इसको कहा जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर भी इसको जो है कहा जाता है। अब इसके बीच का रिलेशन देख लो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या अंतर है, क्या मतलब रिलेशन है। ये भी तो कहता है हर इधर से इसने अगर एक्शन किया है तो इधर से उसका जो है रिएक्शन आएगा। तुमने किसी को 4 गाली दी तो दूसरे वाला तुम्हें 5 गाली नहीं तो 8 गाली दिए बिना छोड़ेगा नहीं। ये हो गया एक्शन, रिएक्शन आता है। ऐसे ये कहता है कि हर एक चीज जो है दूसरे चीज को अट्रैक्ट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लो। यही बात इसमें है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। यही बात इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है, ये क्या कहता है? एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। मतलब जो भी ये हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो भी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान जो है दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये उसको क्या कहना है? ये होता है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो है डेफिनेशन हो जाती है। ऐसे ही जो न्यूटन की है वो है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है उसकी। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम का महत्व। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका क्या महत्व है? अगर ये गुरुत्वाकर्षण, ये जो हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल ना होगा, अगर ग्रेविटेशन नहीं हो तो क्या होगा? बहुत चीजें जो है जो नॉर्मल आजकल हैं इस समय तुम्हें दिख रही हैं वो नहीं होंगी। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तब नहीं होगी अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं होगी। कभी भी कोई भी तारा आ रहा है आपस में ग्रह टकराएंगे, कहीं से कोई धूमकेतु आ रहा है वो टकरा जाएगा, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगी। कोई एक जगह वो बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही होंगी, इक्वल अमाउंट में अट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो वो दोनों जो है इक्वली वो नहीं कर पाएंगी, बैलेंस नहीं बना पाएंगी। अगर दूसरे ने ज्यादा फोर्स मार दिया तो जाके उधर सीधे ऐसे टकराएंगे कि ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, जो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, हमारे अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम भी इधर उधर लुढ़के फुड़के फिरते। एरोप्लेन आ रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं दूध लेने, पीछे से आगे घुस गया पिछवाड़े में एरोप्लेन, सोचो कैसा होता। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है ज्वार आता है। टाइड्स की बात हो रही है। एक फ्रीली फॉलन बॉडी ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है? जब भी किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो वह निश्चित ऊंचाई तक जाती है, वो जो है सर्टेन हाइट तक जाती है। हमने पहले भी फॉर्मूला देखा था u इक्वल्स टू v माइनस वाला करके, एक सर्टेन हाइट तक जाती है, फिर वह धरती की ओर नीचे गिरने लगती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और पृथ्वी के प्रभाव में इस गिरावट को क्या कहा जाता है? वस्तु का मुक्त पतन, मतलब फ्रीली फॉलन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट बॉडी है, ये अगर एक छत पे गया है, एक ऊंचाई पे से इसे फेंका गया है इसे, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा, वहां जाके रुक जाएगा, फिर उसके बाद से वापस नीचे 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 गिरना शुरू होगा। देखो गिर रहा है, नीचे गिरेगा गिरेगा। किस लिए गिरेगा? क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण है, इसकी वजह से जो है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसी दौरान कोई ये जो मुक्त होती है, मुक्त गिरावट की दिशा नहीं बदलती, मतलब कि वो राइट साइड को गिर रहा था तो राइट ही गिरेगा। ये नहीं कि अभी गिरा, दिल्ली में उछाला तुमने और वो पहुंच गया सीधे जाके जयपुर में गिर रहा है, नहीं, जहां उछाला है वहीं पे वो गिरता है, उसकी कोई डायरेक्शन में बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, स्केलर होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। किसमें? ग्रेविटी में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो है यूनिट होती है। अब देखो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी जो वैल्यू होती है अर्थ पे क्या होती है? तो पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु को उत्पन्न एक समान त्वरण को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है। समझिए, जो पृथ्वी है हमारी, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है स्वतंत्र रूप से जो भी वस्तु नीचे गिर रही होती है उसमें एक असामान्य त्वरण जो है क्या कहते हैं उसे प्रकट कर देती है, जिसे जो है कहा जाता है ये गुरुत्वाकर्षण। ठीक, और इसे जी से जो है दर्शाया जाता है। जी से इसको जो है दर्शाया जाता है, और ये सदैव जो है पृथ्वी की केंद्र की ओर जो है हमेशा कार्य करता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है ये हमेशा जो है काम करता है। कहाँ काम करता है? सेंटर ऑफ अर्थ। अभी तक कैसे आ रहा था? वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर 10 भी ले सकते हैं जी की वैल्यू। ठीक, ऐसे रिलेशन एंड डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ डिफरेंस जी और जी में क्या होता है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और स्मॉल जी जो होता है ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 और इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक, इसके बाद देखो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस। इसकी वैल्यू अभी हमने देखी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होती है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। ये जो है ये इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, कहीं भी जाओ तो जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है, पर इसकी वैल्यू जो है हमेशा बदलती रहती है। जी की वैल्यू अर्थ पे कुछ होगी, मून पे जो होगी, मून पे 1/10 होती है ना इसकी वैल्यू, अर्थ पे कितनी होती है? अर्थ की वैल्यू का जो है मून पे 1/10 हो जाती है। यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि मास। मास क्या होता है? किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है, मतलब द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मास कंटेन्ड इन इट। जो भी मास किसी बॉडी का होता है तो उसमें कितना जो है मैटर, कितने क्वांटिटी है उसके मैटर की, उस पर जो है डिपेंड करता है। मास हमेशा जो है ये स्केलर क्वांटिटी का होता है। मास कैसा होता है? मास होता है स्केलर क्वांटिटी का। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिसमें जो है ये जो है किसी पिंड के द्रव्यमान
किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें मौजूद जो भी पदार्थ हैं उसकी मात्रा को जो है मास कहा जाता है। ये कैसा होता है? अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी किलोग्राम, और इसे कैसे लिखा जाता है? केजी से डिनोट किया जाता है। A mass of a body is constant and does not change from place to place। जो मास होता है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो मास जो है अर्थ पे, अगर उस किसी आदमी का मास 10 किलोग्राम है तो मून पे भी जाएगा तो उसके शरीर का मास तो 10 केजी होगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा उसका मास। वो अर्थ पे, अर्थ 1/10 हो जाएगा ना वहां जाने के बाद बाहर। बाहर भी कहां पे? मून की बात हो रही है। अगला आता है देखो, मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास जो होता है बॉडी का उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। और जो मास होता है, ये द्रव्यमान जो होता है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि ये जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी, मतलब बॉडी का जो ये जो मास होता है किसी बॉडी का वो क्या हो सकता है? 1 2 3 0 ऐसे करके पूछेगा। तो ये याद रखना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अब देखो वेट। वेट क्या होता है? वेट जो होता है वह बल जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होती है। वह वो बल होता है जिसमें वह बल जिसमें पृथ्वी जो है वो, ये भार मतलब वेट जो होता है वो बल होता है जिसमें पृथ्वी जो है केंद्र की ओर आकर्षित करती है किसी वस्तु को, उसको जो है वेट कहा जाता है। मतलब द फोर्स विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसको एक फोर्स जो है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेट कहा जाता है। ठीक, अब देखो आगे इसमें फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर अर्थ के केस में एक ही जगह हम जी ले लें तो इसका क्या हो जाता है? F = मास इंटू ग्रेविटेशन हो जाएगा। But the force of attraction on earth and the object is the force of attraction of earth on an object। जो अर्थ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको क्या कहा जाता है? उसको वेट कहा जाता है। तो हम इसे फोर्स की जगह वेट भी लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है? W = m × g। और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। इसमें वेट का जो होता है, वेट इज द फोर्स, एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वेट की? न्यूटन होती है। और ये किस पे डिपेंड होता है? जी पे डिपेंड करता है। और जी कैसा होता है तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी का होता है। अब रिलेशन देख लो 1 kg वेट में और न्यूटन के बीच में क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 1 kg, उसे जो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी पृथ्वी की, वो 1 kg मास के ऊपर कितना वो अट्रैक्ट कर रही है, उसको जो है कहा जाता है 1 kg वेट। ठीक, 1 मिनट कॉल आ रहा है। अब आ जाता है तुम्हारा देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास और वेट के बीच में जो है हमें डिफरेंस देखना है। मास और वेट के बीच का डिफरेंस। वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m × g। और मास जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट पे जो होता है इसे मेजर किया जाता है इनर्शिया के द्वारा। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो टोटल क्वांटिटी होती है मैटर पे, ऑब्जेक्ट पे, उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये जो इसमें होता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसे कहा जाता है वेट। वेट जो है हमेशा हमारा कम हो सकता है। मून पे जो है 1/10 होता है, लेकिन मास जो है ये कांस्टेंट रहता है। हाँ, लो अगला ऑप्शन आए और जो वही आ गया। मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वेट जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग जगह डिफरेंट रहता है। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग पेन और बीम बैलेंस। मेजरमेंट इसका कैसे कर सकते हैं? पेन से या बीम बैलेंस से। और इसका मेजरमेंट जो कैसे किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। फिर मास डज नॉट चेंज इवन द वैल्यू ऑफ जी इज 0। अगर जी की वैल्यू 0 भी हो जाती है तो बॉडी का मास जो है वो चेंज नहीं होगा। पर वेट जो होता है ये जो है 0 हो जाता है अगर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जी की वैल्यू को? अब वो देख लो। अर्थ इज नॉट
अर्थ जो है हमारी, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ पहले इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, फिर इसकी हिंदी में देख लेंगे। क्या है ये? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, देयरफॉर वी कैन से G as constant at the surface of the earth and closer to it, but as we move away from the earth we can use G equals to gm over d square for solving the problem। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब हो जाएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोलाकार नहीं है, ठीक है, ये जो है ऊपर से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है और बीच से गोल है, साइडों से इसके गोल है। जब भी हम जो है ध्रुव के या ध्रुव से जो है भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की जो है त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक। जब भी हम जो है पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो उसकी जो है रेडियस जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो है पृथ्वी की सतह, इसलिए ये जो है पृथ्वी की सतह जो है या उसके करीब का जो जी का स्थिर मान है, पृथ्वी की सतह या फिर जी का जो स्थित मान होता है, जी का वो जो है वो स्थिर जो है जी का मान जो है वो जो है स्थिर माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं तो इसका जो है रेडियस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और इसको को एक फॉर्मूला है G इक्वल्स टू GM ओवर D स्क्वायर, ये जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये इसका पार्ट 1 था। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इसके बाद इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम सैटेलाइट और केपलर वगैरह के लॉ देख लेंगे। और एक और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में है, लिफ्ट अचानक से नीचे गिर रही है तो तुम्हारा एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट में कितना अंतर होगा। जब हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा वेट कितना, हमारा एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट में कितना अंतर होता है, कब जो है हमारा एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट जो है इक्वल होता है। ये 3 जो है इसमें कंडीशन होती है। इन 3 कंडीशनों पे ग्रुप डी में तो लगातार क्वेश्चन आते हैं और ये जो है रेल तुम्हारे एनटीपीसी में भी इसमें आ सकता है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड होता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। और अभी जो है टीसीएसई करा रहा है सारे एग्जाम, तो तुम्हारा भी टीसीएसई कराएगा, तो उसमें जो है कंपटीशन बढ़ा है, तुम्हें सबको पता है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो रेडी फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।